वक्त की रेत पर जो निशानों को पढ़ ले वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। इतिहास दृष्टि, इतिहास सिर्फ तारीखों और मरे हुए राजाओं का कब्रिस्तान नहीं है। इतिहास वो धड़कता हुआ दिल है जिसके खून से आज हमारा वजूद बना है। कल्पना करो, आज से लगभग 5000 साल पहले के उस खूंखार और आदिम दौर की, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान जानवरों की तरह जंगलों में नंगा भटक रहा था, आग से डरता था। तब हमारे राजस्थान की इस वीर भूमि पर, अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को धातु की ताकत से परिचित करवाया। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी अमीर और तकनीकी रूप से इतनी एडवांस थी कि उसने सिंधु घाटी सभ्यता के मगरमच्छों यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी हथियार और तांबा सप्लाई किया। आज हम किताबों की धूल हटाकर चलेंगे उस दौर में, गणेश्वर सभ्यता के उस आग से तपते दौर में। सर, आपकी इस शुरुआत ने तो सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे हाथों के रोएं खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भारी भरकम हॉलीवुड हिस्टोरिकल थ्रिलर मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही हूँ। इतिहास इतना रोमांचक, इतना जिंदा भी हो सकता है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इतिहास कभी उबाऊ नहीं होता मेरी छोटी बहन। उबाऊ होते हैं उसे पढ़ाने वाले तरीके और वो बंद कमरे जहां सिर्फ पन्ने पलटे जाते हैं और रट्टा मारा जाता है। आज हम गणेश्वर सभ्यता को रटेंगे नहीं, आज हम उसे जिएंगे। आज तुम्हारी रगों में कांतली नदी का पानी बहेगा और तुम्हारे दिमाग की नसों में तांबे के वो तीर हमेशा के लिए छप जाएंगे। और याद रखना, आज का ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारे और इस वीडियो को देख रहे लाखों स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का वो अचूक ब्रह्मास्त्र है जहां से हर बार पेपर सेटर सवाल उठाता है। क्या तुम तैयार हो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ सर। मैं और स्क्रीन के उस पार बैठे हजारों स्टूडेंट्स अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध चुके हैं। बस आप हमें उस 5000 साल पुरानी जादुई दुनिया में ले चलिए। हम एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। तो सुनो, दुनिया की कोई भी महान सभ्यता ऐसे ही किसी रेगिस्तान या बंजर जमीन पर पैदा नहीं होती। इंसानों को जीने, फलने फूलने और राज करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अमृत, यानी पानी। गणेश्वर सभ्यता का जन्म भी एक उफनती हुई नदी के किनारे हुआ था। दृष्टि, क्या तुमने कभी उस नदी का नाम सुना है? और क्या तुम बता सकती हो कि वो जगह वर्तमान राजस्थान के नए नक्शे के हिसाब से कहाँ है? सर, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि ये सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। और अगर जिले की बात करें तो ये सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों के पास मानी जाती है। क्या मैं सही हूँ सर? बहुत शानदार दृष्टि, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सटीक जवाब। देखो इस मैप को गहराई से। सीकर की खंडेला पहाड़ियों की कोख से जन्म लेती है हमारी ये जीवनदायिनी कांतली नदी। ये नदी सीकर से निकलकर नीम का थाना से होती हुई झुंझुनू में प्रवेश करती है, उसे दो बराबर हिस्सों में चीरती है और अंत में चूरू की सीमा पर जाकर मिट्टी में विलीन हो जाती है। और सबसे खास बात दृष्टि, कांतली नदी के इस पूरे बहाव क्षेत्र को, इस अपवाह क्षेत्र को इतिहास और भूगोल की भाषा में एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है। इसे तोरावटी कहा जाता है। वाह सर, मतलब कांतली नदी का इलाका ही तोरावटी है। सर, क्या सच में एग्जाम में ऐसे सीधे सवाल आते हैं? क्या पेपर सेटर इतना डीप पूछता है? पेपर सेटर की तो रग रग से वाकिफ हैं हम। वो सिर्फ पूछता नहीं है, वो बार बार यही पूछता है। चलो इसी बात पर तुम्हारे ज्ञान का पहला टेस्ट लेते हैं। देखते हैं जो तुमने अभी सीखा वो पिछले सालों में कैसे पूछा गया। गणेश्वर सभ्यता का विकास राजस्थान की किस नदी के किनारे हुआ? सर, इसका उत्तर है कांतली नदी। गुड। वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता के प्राचीन अवशेष किस जिले में स्थित हैं? सर, सीकर। वेरी नाइस। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सर, इसे तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। सर, ये तो जादू है। जो आप पढ़ा रहे हैं डिक्टो वही लाइनें एग्जाम में छप रही हैं। मेरा कॉन्फिडेंस तो अभी से आसमान छू रहा है। लेकिन सर, एक बात बताइए, 5000 साल पुरानी इस जगह को आखिर खोजा किसने? मिट्टी के इतने नीचे दबे इस अनमोल खजाने को दुनिया के सामने लाने वाला वो हीरो कौन था? बहुत ही बेहतरीन सवाल दृष्टि। जब भी कोई महान खजाना मिलता है तो उसके पीछे किसी न किसी जुनूनी इंसान की बरसों की तपस्या, उसका खून पसीना और उसका पागलपन होता है। मिट्टी के नीचे दबी चीजों को खोजना कोई आसान काम नहीं है, ये एक साधना है। गणेश्वर सभ्यता की खोज का श्रेय राजस्थान पुरातत्व विभाग के एक बेहद प्रतिभाशाली और जुनूनी व्यक्ति को जाता है, श्री रतन चंद्र अग्रवाल, यानी आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल सर? हाँ, आरसी अग्रवाल। वर्ष 1977 में उन्होंने इस सभ्यता की खोज की और प्रारंभिक उत्खनन यानी एक्सकवेशन करवाया।
उन्होंने जब पहली बार यहाँ फावड़ा चलवाया होगा तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा खजाना खोलने वाले हैं। लेकिन विज्ञान और खोज कभी एक जगह नहीं रुकते। इसके ठीक अगले साल 1978-79 में एक और महान पुरातत्वविद श्री विजय कुमार ने आरसी अग्रवाल के साथ मिलकर यहाँ विस्तृत और व्यापक उत्खनन कार्य किया। सर, क्या ये डेट्स 1977, 1978, 79 और ये नाम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है? मुझे तो सन याद करने में बहुत डर लगता है। डर के आगे ही तो सिलेक्शन है दृष्टि। ये नाम सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जामिनर के सबसे पसंदीदा सवाल है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य तुम्हें याद रखना है। जब यहाँ से मिली चीज़ों की रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 पद्धति की गई तो पता चला कि ये सभ्यता आज से लगभग 4800 से 5000 साल पुरानी है, यानी 2800 ईसा पूर्व यानी BC के समय की। ये वो दौर था जब सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा अपने शुरुआती चरण में थी। इसीलिए गणेश्वर को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का भाग माना जाता है। अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, तुम फटाफट जवाब देना। ये सभी PYQs हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सर, आरसी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता का विस्तृत उत्खनन 1978-79 किसने किया? सर, विजय कुमार और आरसी अग्रवाल ने। वेरी नाइस। कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर गणेश्वर संस्कृति का कालक्रम क्या माना गया है? सर, 2800 ईसा पूर्व BC। 2800 ईसा पूर्व। सर, ये सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है कि हमारे पूर्वज उस समय भी इतने विकसित थे। हम तो बेवजह ही पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी का गुणगान करते रहते हैं। यही तो हमारे राजस्थान की मिट्टी की असली ताकत है दृष्टि। हम अक्सर अंग्रेज़ों और पश्चिमी देशों के इतिहास से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने गिरेबान में अपनी ज़मीन को खोद कर नहीं देखते। हमारे पुरखों ने तब धातु विज्ञान की क्रांति ला दी थी जब दुनिया के कई हिस्सों के लोग आग जलाना भी ठीक से नहीं सीख पाए थे। और यही कारण है कि गणेश्वर को कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाधियां दी गई हैं। सर, उपाधियां? आपने धातु विज्ञान की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी टेस्ट सीरीज में पढ़ा था कि गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। लेकिन सर, ऐसा क्यों? भारत में तो तांबा और भी कई जगह मिलता है। आहा, तुमने सीधा निशाने पर तीर मारा है। यही तो गणेश्वर की सबसे बड़ी और सबसे धाकड़ पहचान है। दृष्टि, भारत में तांबे का इस्तेमाल कई जगह हुआ, आहाड़ में हुआ, बालाथल में हुआ, लेकिन गणेश्वर सभ्यता उन सब की माँ है, जननी है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यानी मदर ऑफ चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशंस कहा जाता है। और इसका कारण पता है क्या है? कारण है इसकी बेदाग शुद्धता। यहाँ से हजारों तांबे के उपकरण, बर्तन और हथियार मिले हैं जिनमें 99% तक शुद्ध तांबा यानी 99% प्योर कॉपर पाया गया है। 99% शुद्ध तांबा? सर, आजकल के सुनार तो सोने के आभूषणों में भी इतनी शुद्धता नहीं देते, और वो लोग 5000 साल पहले भट्टियों में 99% शुद्ध तांबा पिघला रहे थे। ये तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मिलावट तो आज के इंसान की फितरत है। हमारे पूर्वज तो अपने काम और अपनी धातु दोनों में 100% खरे थे, और इसी प्रचुरता, प्राचीनता और पवित्रता के कारण इस सभ्यता को एक और बहुत ही शानदार और पवित्र नाम दिया गया है, पुष्कर ऑफ आर्कियोलॉजी। पुरातत्व का पुष्कर? सर, पुष्कर तो अजमेर में है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसे पुष्कर क्यों कहा? बहुत अच्छा लॉजिक लगाया। देखो दृष्टि, जैसे हमारे हिंदू धर्म में पुष्कर को सभी तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन तीर्थ माना जाता है ना? ठीक उसी तरह पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी की दुनिया में, खासकर भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में, गणेश्वर सबसे प्राचीन और प्रमुख तीर्थ के समान है। इसीलिए विद्वानों ने इसे बड़े प्यार और सम्मान से पुरातत्व का पुष्कर कह दिया। अब मैं आपको 3 और इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, तुम फटाफट जवाब देना। ये सभी PYQs हैं। फर्स्ट, किस प्राचीन सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? सर, इसका उत्तर है गणेश्वर सभ्यता। नाइस। राजस्थान की किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जाना जाता है? सर, गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरणों और पात्रों में तांबे की शुद्धता का प्रतिशत लगभग कितना है? सर, ये 99% यानी 99% शुद्ध है। सर, एक बात समझ नहीं आई, इतना सारा तांबा 99% शुद्धता वाला वो लाते कहाँ से थे? क्या उनके पास कोई अलादीन का चिराग था?
अलादीन का चिराग नहीं, उनके पास प्रकृति का खजाना था। नीम का थाना और सीकर के पास ही झुंझुनू की खेतड़ी और बालेश्वर की विश्व प्रसिद्ध तांबे की खदानें स्थित हैं। गणेश्वर के लोग इन खदानों से तांबा निकालते थे और उसे पिघलाकर शानदार औजार बनाते थे। और तुम जानती हो सबसे ज्यादा गर्व करने वाली बात क्या है? ये लोग सिर्फ कारीगर नहीं थे, ये लोग भारत के पहले और सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन? वो कैसे सर? क्योंकि ये सभ्यता इतनी ज्यादा समृद्ध थी और यहाँ तांबे का इतना भयंकर उत्पादन होता था कि ये लोग अपनी जरूरत पूरी करने के बाद ये तांबा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों को एक्सपोर्ट करते थे। जी हाँ, हड़प्पा जैसी विशाल और दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता भी अपने हथियारों और तांबे के लिए हमारे राजस्थान के गणेश्वर की मोहताज थी। ये बात साबित करती है कि हम राजस्थानी व्यापार में आज से नहीं 5000 साल पहले से दुनिया के बाप हैं। क्या बात है सर, मतलब हड़प्पा वाले भी हमारे क्लाइंट थे। ये फैक्ट सुनकर तो सच में राजस्थानी होने पर सीना चौड़ा हो जाता है। अब एक और PYQ का जवाब दो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यताओं को तांबे की आपूर्ति कौन सी सभ्यता करती थी? सर, हमारी गणेश्वर सभ्यता। सर, मुझे उनके हथियारों के बारे में और जानना है। खुदाई में और क्या क्या मिला? क्या वो युद्ध करते थे? युद्ध से ज्यादा उनका फोकस शिकार और पेट भरने पर था। खुदाई में पुरातत्वविदों को 5000 से ज्यादा तांबे की कलाकृतियां मिली, जिनमें बाण यानी तीर के सिरे, फरसे, कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, छल्ले, उस्तरे, सुइयां और छीनी जैसी अनगिनत वस्तुएं शामिल हैं। लेकिन दृष्टि, इन सब के बीच एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरे पुरातत्व विभाग का दिमाग हिलाकर रख दिया। ऐसा क्या मिल गया सर? कोई खजाना? खजाने से भी बढ़कर वहां मिले तांबे के मछली पकड़ने के कांटे, और वो भी एक दो नहीं, पूरे 400 से ज्यादा मछली पकड़ने के कांटे। हैं? मछली पकड़ने के कांटे? वो भी राजस्थान के सीकर नीम का थाना जैसे इलाके में? सर, वहां तो आजकल नदियां सूखी पड़ी रहती हैं, बारिश के नाम पर 2 बूंदें गिरती हैं और वहां मछलियां पकड़ी जा रही थीं। यही तो इतिहास और भूगोल का सबसे बड़ा जादू है दृष्टि। आज जहां सूखी रेत उड़ती है, वहां कभी अथाह जल राशि हुआ करती थी। इन 400 कांटों के मिलने से विद्वानों ने 2 बहुत ही बड़े निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष कि आज से 5000 साल पहले कांतली नदी कोई छोटी मोटी बरसाती नदी नहीं थी, बल्कि उसमें साल भर अथाह पानी रहता था और उसमें बड़ी बड़ी मछलियां तैरती थीं। दूसरा निष्कर्ष, यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन शाकाहार से ज्यादा मांसाहार, विशेषकर मछली और शिकार पर निर्भर था। वो लोग पक्के नॉन वेजिटेरियन थे। अब एक और PYQ देखो, पूछूं? यस सर, मैं तैयार हूँ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यताओं को तांबे की आपूर्ति कौन सी सभ्यता करती थी? सर, हमारी गणेश्वर सभ्यता। अद्भुत। नदी में अथाह पानी। लेकिन सर, एक बात बताइए, अगर नदी में इतना भयंकर पानी था तो क्या उन्हें बाढ़ का डर नहीं रहता था? कभी नदी उफान पर आ गई तो पूरी बस्ती ही डूब जाती होगी। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चल रहा है दृष्टि, मैं यही उम्मीद कर रहा था। बिल्कुल, बाढ़ का खतरा उनके सिर पर हमेशा मंडराता रहता था, और इस खतरे से बचने के लिए उन लोगों ने जो इंजीनियरिंग दिखाई वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। आमतौर पर प्राचीन सभ्यताओं में पकी हुई या कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, जैसे हमने कालीबंगा में पढ़ा है। लेकिन गणेश्वर के लोगों ने अपना जबरदस्त दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि पानी के तेज बहाव में मिट्टी की ईंटें तो बिस्कुट की तरह गल जाएंगी, इसलिए उन्होंने ईंटों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पत्थरों से अपने मकान बनाए, स्टोन हाउसेस। यहाँ की खुदाई में ईंटों का एक भी टुकड़ा नहीं मिला है, सब कुछ पत्थर का है। बिना सीमेंट के पत्थरों के मकान? हाँ, और सिर्फ मकान ही नहीं, सबसे बड़ी बात सुनो। नदी के खूंखार पानी को रोकने, बाढ़ से अपनी बस्ती को बचाने और जल संरक्षण के लिए उन्होंने बाकायदा पत्थर के बांध बनाए। ओह माय गॉड, पत्थर के बांध 5000 साल पहले? सर, ये तो सच में सिविल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। बिल्कुल दृष्टि, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उनकी दूरदर्शिता थी। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मुझे स्क्रीन के उस पार से देख रहे हैं, बात को गहराई से समझना। जैसे गणेश्वर के लोगों ने बाढ़ की तबाही से बचने के लिए अपने जीवन में पत्थर के मजबूत बांध बनाए थे, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में आ रही डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम रील्स, नेगेटिविटी और आलस की बाढ़ को रोकने के लिए अपनी एकाग्रता और संकल्प का एक पत्थर का बांध बनाना पड़ेगा। अगर तुमने अपने दिमाग के चारों तरफ वो बांध नहीं बनाया तो ये दुनिया की फालतू चीजें तुम्हारे सपनों की बस्ती को बहा ले जाएंगी। क्या तुम अपने सपनों को डूबने दोगे? नहीं ना? तो आज ही अपने फोकस का बांध मजबूत कर लो। सर, आपकी इन बातों से तो पत्थर भी पिघल जाए।
मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज से मेरे दिमाग के चारों तरफ पढ़ाई का एक ऐसा पत्थर का बांध बनेगा जिसे दुनिया की कोई नेगेटिविटी नहीं तोड़ पाएगी। अब मैं आपको 2 और इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, तुम फटाफट जवाब देना। ये सभी PYQs हैं। फर्स्ट, बाढ़ से बचने और जल संरक्षण हेतु पत्थरों के बांध के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? सर, गणेश्वर सभ्यता से। गुड। किस सभ्यता के भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि केवल पत्थरों का प्रयोग हुआ है? सर, गणेश्वर सभ्यता में। सर, बांध तो हम पक्का बना लेंगे, मकान हो गए, शिकार हो गया, तांबे के हथियार हो गए, लेकिन सर क्या ये लोग खाना तांबे के बर्तनों में खाते थे या मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे? इनकी कलाकारी कैसी थी? बहुत ही बढ़िया सवाल। बर्तनों के बिना सभ्यता कैसी? यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें हम इतिहास की भाषा में मृदभांड या पोट्री कहते हैं, वे भी बहुत खास और बहुत सुंदर हैं। इन बर्तनों को पुरातत्व की भाषा में OCP यानी गैरिक मृदभांड संस्कृति का प्रतिनिधि माना जाता है। OCP गैरिक मतलब क्या होता है सर? गैरिक मतलब गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन। गणेश्वर से जो बर्तन मिले हैं, उन्हें राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही विशेष और भारी भरकम नाम दिया गया है, कृपिशवर्णी या कपिशवर्णी मृदभांड। ये बर्तन दिखने में लाल गेरुए थे, लेकिन इन पर काले और नीले रंग से बहुत ही सुंदर डिजाइन यानी चित्रकारी की गई थी। काले और नीले रंग का इस्तेमाल? सर, ये नाम कृपिशवर्णी याद करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और ये नीला काला रंग कैसे याद रखूं? अरे, जब मानसर यहाँ है तो अटने की क्या जरूरत है। इसकी एक बहुत ही जादुई ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन का विष पिया था तो उनका कंठ कैसा हो गया था? भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन का विष पिया था तो उनका कंठ कैसा हो गया था? बिल्कुल। और भगवान शिव के सबसे प्यारे पुत्र कौन है? भगवान गणेश। बस, तो फिर गणेश से याद रखो गणेश्वर सभ्यता। और चूंकि पिता शिव ने विष पिया था, इसलिए गणेश्वर सभ्यता के बर्तनों में भी तुम्हें नीला और काला रंग देखने को मिलेगा। और यहाँ छल्लेदार मिट्टी के बर्तन यानी छल्लेदार पात्र भी मिले हैं। जैसे गणेश जी को गोल गोल मोदक पसंद है, वैसे ही गोल छल्लेदार बर्तन। हो गया ना याद? वाह सर, ये ट्रिक तो सुपर्ब है। अब तो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। गणेश जी से गणेश्वर और शिव जी के विष से नीला काला रंग और कृपिशवर्णी बर्तन। PSI 2021 रीट मेंस 2023 का PYQ देखो। काले व नीले रंग से अलंकृत कृपिशवर्णी कपिशवर्णी मृदभांड किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? सर, मेरी ट्रिक के हिसाब से गणेश्वर सभ्यता से। तो स्क्रीन के उस पार बैठे मेरे सभी योद्धाओं, हमने गणेश्वर सभ्यता का एक एक धागा खोल दिया है। भूगोल से लेकर उत्खनन तक, तांबे से लेकर मछली के कांटों तक, पत्थरों के बांध से लेकर कृपिशवर्णी बर्तनों तक, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी क्लास तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए 100% बुलेट प्रूफ न बना दूं। अब समय है एक महासंग्राम का, एक फाइनल रिवीजन। मैं पिछले 5 सालों यानी 2020 से 2026 के 10 सबसे मोस्ट वांटेड वन लाइनर प्रश्न यानी PYQs तुम्हारे सामने फेंक रहा हूं। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखते हैं दृष्टि कितनी तेजी से जवाब देती है। मैं बिल्कुल तैयार हूं सर। लाइए अपना महासंग्राम। मुझे सारी बेसिक्स और एडवांस लेवल की चीजें याद हो गई हैं। फर्स्ट, राजस्थान के सीकर या नीम का थाना में स्थित गणेश्वर सभ्यता किस नदी के उद्गम पर स्थित है? RPSC वीडियो मेंस 2022। सर, कांतली नदी। नाइस। कांतली नदी का अपवाहक क्षेत्र जहां गणेश्वर सभ्यता पनपी क्या कहलाता है? CET 2024। सर, तोरावाटी। गुड। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? RPSC सेकंड ग्रेड 2025। सर, RC अग्रवाल। गुड। किस प्राचीन सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? रीट L2 2023। सर, गणेश्वर सभ्यता को। राजस्थान की किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर नाम से भी जाना जाता है? पुलिस कांस्टेबल 2020। सर, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर से प्राप्त तांबे के औजारों में तांबे की शुद्धता कितनी प्रतिशत है? LDC 2024। सर, पूरे 99% यानी 99% शुद्ध। बाढ़ नियंत्रण हेतु पत्थरों के बांध के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता में मिले हैं? CET 2023। सर, ये भी गणेश्वर सभ्यता में। कांतली नदी में जल की प्रचुरता देने वाले मछली पकड़ने के 400 तांबे के कांटे कहाँ मिले? RPSC फर्स्ट ग्रेड 2022। सर, गणेश्वर सभ्यता से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यताओं को तांबे की आपूर्ति कौन करता था? CET 2024। सर, गणेश्वर सभ्यता, खेतड़ी की खदानों से। किस सभ्यता के भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ बल्कि पत्थरों का प्रयोग हुआ? RPSC फर्स्ट ग्रेड 2024। सर, ये भी गणेश्वर सभ्यता। आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, 10 में से 10।
दृष्टि, तुमने साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से कहानी की तरह इमोशन के साथ किसी चीज को पढ़ा जाए तो मजाल है कि कोई भी सवाल दिमाग से बाहर निकल जाए। आज तुमने पूरे छात्र समुदाय का सिर्फ फख्र से ऊंचा कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। सच कहूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था कि इतिहास इतना आसान, इतना लॉजिकल और इतना इमोशनल हो सकता है। ये 10 प्रश्नों का रैपिड फायर तो एग्जाम हॉल में हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। मेरे वो सभी छोटे भाई बहन जो मुझे इस वक्त अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात को दिल की गहराई से सुनना। आज हमने सिर्फ एक 5000 साल पुरानी सभ्यता नहीं पढ़ी है, आज हमने अपने अस्तित्व को टटोला है। याद रखना मेरे दोस्त, सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है जो रातों रात मिल जाएगा। ये उन अनगिनत रातों की नींद का बलिदान है जो तुम आज बंद कमरों में किताबों पर अपनी कमर झुकाकर दे रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम थक जाते हो, मैं जानता हूं कि कई बार डिप्रेशन तुम्हें घेर लेता है, समाज के ताने तुम्हें तीर की तरह चुभते हैं, लेकिन जब भी तुम्हारा मन टूटे, जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं पढ़ा जाता, अब मैं हार मान लूंगा, तो बस एक बार आंखें बंद करना और अपने पिता के उस थके हुए चेहरे को याद कर लेना। वो पिता जिसके जूतों के तले घिस गए हैं, जिसकी शर्ट का कॉलर फट गया है, जो चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ इसलिए पसीना बहा रहा है ताकि उसका बच्चा एक दिन साहब बन सके। अपनी माँ की उन फटी हुई बिवाइयों और चूल्हे की आग में तपते उनके हाथों को याद कर लेना, जो हर रोज भगवान से सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की भीख मांगती है। तुम्हारा ये सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं होगी मेरे भाई, वो उस पिता के जीवन भर के संघर्षों का मोक्ष होगा, वो तुम्हारी माँ के आंसुओं का सबसे बड़ा इनाम होगा। क्या तुम उस पिता के घिसे हुए जूतों को निराश करोगे? कभी नहीं। उठो, जागो और तब तक अपनी कलम मत रोकना जब तक कि मेरिट लिस्ट के फाइनल पीडीएफ में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में ना चमकने लगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई बनकर। सर, आपने तो सच में रुला दिया। मैं आपको और अपने माता पिता को कभी निराश नहीं होने दूंगी। मेरी रगों में अब खून नहीं, आग दौड़ रही है। लेकिन सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी सुदूर गांवों में बैठे हैं, जिनके पास कोचिंग जाने के लाखों रुपए नहीं हैं, वो अपनी इस तैयारी को और धार कैसे दें? ये सारा शानदार कंटेंट, ये सिनेमैटिक अंदाज हमें एक जगह कहाँ मिल सकता है? उन सभी योद्धाओं के लिए जो इस रणभूमि में बिना भटके एक सटीक और अचूक हथियार चाहते हैं, उनका अब एक ही ठिकाना है, तुम्हारी अपनी टेस्टक्यू एप्लीकेशन। अब पुरानी घिसी पिटी किताबों से रटने का जमाना गया, अब समय है कॉन्सेप्ट्स को जीने का। हमारी टेस्टक्यू एप्लीकेशन पर राजस्थान जीके और इंडिया जीके का संपूर्ण सिनेमैटिक बैच शुरू हो गया है। इसे आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक नए अंदाज से बिल्कुल सटीक तरीके से करें, जहां हर एक विषय, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, कला संस्कृति हो या विज्ञान, डिक्टो इसी तरह एक हॉलीवुड मूवी के अंदाज में पढ़ाया जाता है। सर, क्या उसमें एनसीईआरटी और हमारी मूल किताबों का कंटेंट भी शामिल होता है? क्योंकि आजकल आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड सीधे वहीं से प्रश्न उठाते हैं। 100%। टेस्टक्यू एप्लीकेशन की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि हमारे सारे कोर्सेज कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकेडमी की प्रामाणिक मूल किताबों के निचोड़ पर आधारित हैं। हमने उस बोरिंग और भारी भरकम सिलेबस को इतने शानदार शब्दों, ग्राफिक्स और विजुअल्स में पिरोया है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पूरा सिलेबस तुम्हारे खून में समा जाएगा। और सबसे बड़ी बात दृष्टि, कम समय में, कम कीमत में लाजवाब कोर्स, जिनको ज्वाइन करके तुम एग्जाम में 100% सिलेक्शन ले सकते हो। मैं नहीं चाहता कि पैसे की कमी के कारण मेरे राजस्थान के किसी भी किसान या मजदूर का बच्चा शिक्षा से वंचित रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, खुद को मजबूर कर दो इतिहास रचने के लिए। अभी तुरंत अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और टेस्टक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। अपने माता पिता के सपनों को एक नई उड़ान दो और आज ही हमारे सिनेमैटिक कोर्सेज और हमारी रैंक मेकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। दोस्तों, मैं तो आज ही टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड कर रही हूँ और राजस्थान जीके का ये सिनेमैटिक बैच ज्वाइन कर रही हूँ। वाकई में इस एप्लीकेशन पर कोर्स लाजवाब होंगे। ये तो सर की क्लास देखकर ही पता चल गया। आप भी पीछे मत रह जाना। अगर आपको मान सर का ये पढ़ाने का अनोखा अंदाज, उनका ये बड़े भाई वाला अथाह प्यार और ये सिनेमैटिक क्लास दिल से पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। और हाँ मेरे शेरनियों, सही समय पर सही फैसला लेना ही एक विजेता की सबसे बड़ी निशानी होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि भविष्य का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुमसे छूट ना जाए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आज की ये क्लास कैसी लगी। क्या तुम्हारे रोंगटे खड़े हुए? और अगला टॉपिक तुम इतिहास के किस हिस्से पर चाहते हो? तुम्हारा प्यार और तुम्हारे वो प्यारे प्यारे कमेंट्स ही मेरा असली मोटिवेशन है। तो मिलते हैं टेस्टक्यू एप्लीकेशन पर और अगली सिनेमैटिक क्लास में एक नए जोश और एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किताबों से मोहब्बत करते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।